चलिए चलिए आज फिर आप लोग को ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का जो काव्य खंड का कड़वक चैप्टर पढ़ाए थे उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयार है। ठीक है, तो आप लोग को बेटा समझना है और जो कल बताए थे अर्थ उसको आप लोग समझ लिए होंगे पूरा, उम्मीद है हमको। और उसको फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आंसर है, समझ गए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। आप लोग को बाबू एकदम लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, ऐसे तो आप लोग आधा आप लोग को तो ऐसे ही बना लिए होंगे। ठीक है, आप लोग आज समझेंगे। ठीक है, कि पहले आप लोग बताइए कि जो कड़वक चैप्टर है इसको लिखने वाले कौन थे, कौन लिखे थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी लिखे थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी लिखे थे कड़वक चैप्टर। बाबू उसी के बारे में हम लोग आज पूरे फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर को मिलाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला देखिए आपको है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर करें बाबू कि कवि बचपन से ही खाली स्थान और स्वभावत संत थे। तो उत्तर में क्या लिखिएगा आप लोग? ठीक है, कवि बचपन से ही और स्वभावत संत थे। तो इसमें क्या दिया गया है? मृदभाषी या मंसूरी। आप दोनों भर सकते हैं, मृदभाषी और स्वभावत संत थे या मंसूरी और स्वभावत संत थे, दोनों ऑप्शन में डाल सकते हैं। इसमें दोनों में से कोई एक भर सकते हैं, दोनों सही है। समझ गया? चलिए नेक्स्ट करिए, नंबर 2 आगे देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो आप लोगों को नाम बताया था ना कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि हैं। दर्द भरा जो दर्द भरी कहानी होती है, कविता होते वही लिखते हैं। तो प्रेम पीर के कवि हैं। तो बबुआ इसमें क्या भराएगा? प्रेम पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि हैं। यहाँ पर लिखे हैं प्रेम पीर के कवि। समझ गए? सब आपको ऑप्शनल आंसर दे चुके हैं, भरने वाला भी ऑप्शन वाला भी। आप लोग ध्यान से देखिए खाली बस। देखिए तीसरा कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता, यहाँ पर तो गलती है, प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों द्वारा नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो क्या प्रकाशित हुआ था? तो भरेंगे जायसी ग्रंथ वाली, जायसी ग्रंथ वाली। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। आगे कह रहा है कि किसान होते हुए भी ये सादा खाली स्थान का जीवन गुजारे। ये किसान थे लेकिन अपना जीवन किस में गुजारे थे? फकीरी में, फकीरी में गुजारे थे साधु संतों के साथ। समझ गए? तो बाबू क्या बनेंगे? फकीरी। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पे कि जायसी के उज्जवल और अमर कीर्ति का आधार है। तो जायसी के उज्जवल और अमर कीर्ति का आधार है तो क्या है? पद्मावत। क्या है? पद्मावत। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जायसी के उज्जवल अमर कीर्ति का आधार क्या है? तो पद्मावत। आगे चलिए ध्यान देंगे बच्चों, हल्का ऊपर पद्मावत ये हो गया ना। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर दे रहा है कि कड़वक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि कड़वक में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो लिख दिए हैं। और आप लोग ऑब्जेक्टिव भी नीचे है, चिंता नहीं करना है। 4-5 जो खाली बस फिल इन द ब्लैंक्स बनाए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, नीचे है। अभी हम लोग शॉर्ट को हल कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे कह कि पद्मावत के कवि का क्या नाम है? तो पद्मावत के कवि, पद्मावत को किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है बाबू ना। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी। क्या भरेंगे यहाँ बेटा? ज्ञान मार्गी। ठीक है, एक बार फिर से मिला लो, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्गी। समझ गए? आगे चलिए ध्यान देंगे, फूल मरे पे मरे ने वासु का क्या तात्पर्य है?
कल समझाए थे ना कि जिस प्रकार फूल मरने के बाद भी, मुरझाने के बाद भी सुगंध देता है, ठीक उसी प्रकार वही व्यक्ति धन्य होते हैं जो कर्तव्य अच्छे करके अपने नामों को पूरे जीवन भर छोड़ के चले जाते हैं, यानी मरने के बाद भी उनका नाम अमर रहता है। जैसे में मान लीजिए मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म ही रहता है, उसका कर्मों का गुणगान होते रहता है। जिस प्रकार फूल को मुरझाने के बाद भी फूल क्या रहता है, उसका सुगंध हर समय गंध देते रहता है, सुगंध देते रहता है, समझ गए। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छे कर्म कर देते हैं, मर जाते हैं, उनका भी आज हम लोग गुणगान गाते हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी मर गए, आज भी हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। आगे देखो करबक के कौन है बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी। करबक का लेखक कौन है, कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे चलेंगे, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं बाबू लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में यहां ध्यान देंगे कि करबक पाठ पुस्तक के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। पहला क्वेश्चन बाबू है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। हमने बताया ना कि कवि का आंख जो है दर्पण के समान है, तो एक आंख को दर्पण से तुलना क्यों किए हैं। तो बच्चों यहाँ समझेंगे कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किए हैं कि क्योंकि दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है, उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वो वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है, उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। इसके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े रूपवान लोग इस पे चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ जैसे हम रहेंगे, ठीक वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, एवं दर्पण की तरह निर्मल और स्वाभाविक एकदम साफ है। उनको न किसी से लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध, निष्ठा किसी से कुछ है नहीं। वही कवि कहना चाहते। आगे चलिए, आगे बाबू का रहा क्वेश्चन 2 नंबर कि पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। आपको बताया थे, एक बार देखिए लिखे हैं कि अपनी कविता में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया है। जैसे में देखेंगे बेटा यहाँ पे कि जिस प्रकार काले धागे के कारण, काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से जग को आलोकित करने का काम करता है। उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा के काला धब्बा ओझल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणजन के कृत्य के सामने उनके एकाध दोष लोगों की नजरों में ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जनों भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। संपर्क और संघर्ष में वह गुण निहित है, लेकिन पकड़ता भी अनिवार्य है। अब ध्यान देंगे बच्चों, कहा कि पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो कलंकित किसके लिए कहा गया, जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, धब्बा है, कलंकित है, फिर भी पूरे दुनिया को उजाला करता है, पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से, अपने चंद्र के सुंदरता से सबको आकर्षित करता है, तो उसके आगे उसके धब्बे मिट जाते हैं। समझ गए, यानी अच्छों कर्मों के आगे थोड़ा बहुत अवगुण रहेगा तो वो मिट जाता है। कभी ये कहना चाहता है। उसके बाद कह रहा है कि कलंक, कांच और कंचन, कलंक, कांच और कंचन। कभी कहना चाहता है कि कंचन जो है, कंचन कि जो सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल फेंका गया और त्रिशूल पर लग, सुमेरु पर्वत पर लगकर सुमेरु पर्वत बड़ा हो गया और सोने के समान हो गया। ये कहने का मतलब क्या है
कि आप जैसे संगतों में रहेंगे उसका आपका प्रभाव पड़ेगा। हम अच्छे संगतों में रहते हैं तो हमारे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरे संगतों में रहेंगे तो बुरे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कभी इसलिए कह रहा है कि त्रिशूल को मारा गया पर्वतों पर तो वह पर्वत सोना बन गया, विशाल बन गया। ठीक है, जिस प्रकार हम संगतों से गुणों को अपनाते हैं। समझ गए, कभी यही कहना चाहता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा और अपने भाषा में इसका उत्तर लिख लीजिएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है। बच्चों आगे चलेंगे। पहले कड़बत में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दो। करके पहले कड़बत में जायसी का जो आत्मविश्वास है उसको अपने भाषा में लिखना, अपने शब्दों में उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप लोग भी लिख सकते हैं कि पहले कड़बत में मलिक मोहम्मद जायसी बताए थे कि मैं एक आंख के अंधे होते हुए भी मैं क्या हूँ, गुणवान हूँ। मेरे काव्य को मेरे बारे में कोई सुनता है, मेरे काव्य को पढ़ता है, मेरे लेख को पढ़ता है तो वो मोहित हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जितने भी व्यक्ति हैं अगर उसमें गुण है तो थोड़ा बहुत अवगुण होता है। जिस प्रकार चंद्रमा को दिखाया गया, ठीक है, समुद्र को दिखाया गया, पर्वत को दिखाया गया, सुमेरु पर्वत को दिखाया गया, ठीक है, घाड़ा को दिखाया गया, बस उसी व्याख्या को यहाँ किया गया है। जैसे में लिखा गया है कि महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने कृपता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं। वो अफसोस नहीं करते कि मैं एक आंख के अंधा हूँ, वो तो खुश है क्योंकि उनके पास गुण भरा हुआ है। तो एक आंख के लिए क्यों रोएंगे? ठीक है, उनको पूरा दुनिया जानती है क्योंकि वो बहुत मेहनती और कर्तव्यवान व्यक्ति थे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता के विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। एक आंख के अंधे होते हुए भी अपनी महानता को दिखाएं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप कितना भी कुरूप हो वह मायने नहीं रखता है, बस आपके पास गुणवत्ता होनी चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ गए, वही बताना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित है फिर भी जग के आगे प्रभायुक्त है कि नहीं? ठीक है, अतः उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। और थोड़ा बहुत कलंकित है, दोष है, वो भी उसके गुणवत्ता का क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार ध्यान देंगे देखिए, जिस प्रकार बिना आवरण में मंजर लेकर, जिस प्रकार बताए कभी कि जिस प्रकार आम में डाब नहीं आता है, आम में मंजर नहीं आता है, आम में चुप नहीं लगते हैं, तो आम में भी सुगंध नहीं आती है। बताया था ना, आगे ध्यान देंगे, वही सब उल्लेख किया गया है पहला पद में। ठीक है, चाहे सागर का खारा पानी उसके गुणहीनता का द्योतक है, सुमेरु पर्वत का यश कथा विषु त्रिशूल के स्पर्श बिना निरर्थक है, घड़िया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता। ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न होकर तो करता है, किंतु उस विख्यात प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण पड़ जाता है। कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है, जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होते हुए भी उसकी गुणवत्ता के आगे खत्म हो जाती है, जिस प्रकार घड़े को हम तपाएंगे नहीं तो उसमें गुणवत्ता नहीं आ सकती है, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल मारा गया और वह सोना का हो गया, जिस प्रकार हम आम में जब तक डाब नहीं आती है, जब तक चोप नहीं लगती है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं निखरता है, उसमें मीठापन नहीं आता है, वह नहीं पकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्तियों को होना चाहिए कि अगर गुणवत्ता है तो इतना बढ़िया कर्तव्य करे, इतना मेहनत करे कि गुणवत्ता क्या हो जाए, वो मेहनत के आगे खत्म हो जाए। कभी यही दशा है पहला प्रश्न, समझ गए? पढ़िए, कहने का तात्पर्य है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारा की तरह है। यहां ने बताया है, क्या बताया था कि जिस प्रकार शुक्र तारा
पूरे तारों में से एक हम लोग चुन लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कभी भी एक आंख के अंधे हैं, पूरा दुनिया को सूझ लिया और दुनिया उनको सूझ लिया, यानी एक आंख के अंधे होते हुए भी पूरा जग को जान लिए, जग को पहचान लिए। ठीक है, और अपने काव्य के माध्यम से सबको अपना दीवाना बना लिए। ठीक है, तो उनके पास अगुण था, वो खत्म हो गए, किसके आगे? उनके गुणों के आगे। जिसके काव्य सुनकर सभी जन मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार अथाह गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र की महता है, चंद्रमा अपने प्रभाव आभा के लिए सुखदायी है। सुमेरु पर्वत शिव त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णमयी रूप को ग्रहण कर लिया। आम भी डाब का रूप पाकर सुवासित और समधूर हो गया है। घरिया में तप कर कच्चा सोना भी चमकते सोने के रूप पा लिया है। समझ गए? जिस प्रकार दर्पण निर्मल स्वच्छ होता है, जैसे जिसकी छवि होती है वैसा एक प्रतिबिंब दृष्टिगत होता है। ठीक उसी प्रकार कवि का व्यक्तित्व है। कवि का हृदय स्वच्छ और निर्मल है, उसकी क्रूरता और एक आंख है कि अंधोपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अपने लोक मंगलकारी काव्य से कर सारे जग को मंगलमय बना दिया है। इसी कारण रूपवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं और शिष्य नवाते हैं। उपयुक्त प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने आत्मविश्वास का स्पष्टीकरण चित्रण अपनी कविताओं के द्वारा किया है। कवि पहला पद में जितना व्याख्या किए सबको समझा रहा है। समझ गए कि कैसे आम में मज्जर नहीं आती हो तो आम नहीं पकता। नदी उतना बड़ा समुंदर है, उतना विशाल है, उसमें भी खराबों के लेकर दोष है। चंद्रमा उतनी बड़ी है, चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं, फिर भी उसमें दोष है। ठीक दोष है, लेकिन आपकी गुणवत्ता के आगे तो दोष को मिट जाना चाहिए। ऐसे कवि बनने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जानने की इच्छा व्यक्त की है। उनकी इस इच्छा का धर्म मर्म बताएं या उत्तर दें। समझ गए? कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जानने की व्यक्त किया है। बाबू, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की उसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। ये कहने का मतलब है कि कवि ने मलिक मोहम्मद जैसे उनकी घटनाएं हैं, जैसी उनका इच्छाएं हैं, ठीक है, उस इच्छा को इस कविता में प्रकट किया है, लिखा है। ठीक है, कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रकार प्रेम श्रोता नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य है। कवि अपने इच्छाओं को काव्य के रूप में, संगीत के रूप में व्याख्या किया ताकि जीवन भर ये चीज रहे और इसे लोग पढ़कर, सुनकर, गाकर हर समय इसको प्रकाशित करें, जिससे इन कवि का हर समय हम लोग याद कर सकें। इनके मरने के बाद भी आज तक हम लोग इनके याद करते हैं। किसके माध्यम से? इनके काव्य के माध्यम से, इनके संगीत के माध्यम से, इनके कहानी के माध्यम से। अगर ये नहीं लिखे होते तो आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को याद नहीं करते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि भाव स्पष्ट करें। जो लई अमई डाब न होई, ते लई सुगंध बसाई न सोई। तो पहले बाबू लिखेंगे भाव स्पष्ट करना है, तो प्रस्तुत पंक्तियां ये किससे लिया गया है? तो कड़बक से लिया गया है। ठीक है, यानी कि काव्य खंड के फर्स्ट चैप्टर कड़बक से लिया गया है, जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनका कहने का मतलब है, कल हम बताए थे कि जो लई अमई डाब न होई, जब तक आम में चुप न लगे, मंजर न आवे, डाब न लगे, तब तक आम भी सुगंध नहीं देता है, आम भी मीठा नहीं होती है, पकता नहीं है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिखे हैं, ध्यान दो।
प्रस्तुत पंक्तियां कर्मगेट से उद्धृत की गई है। इस कविता के रचना मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया। जिस प्रकार आम में नुकीले डाबे कोयल नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, यानी आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्त मंजरियों का निकालना जरूरी है। जो हमने बताया अभी कि आम को भी पकने के लिए मंजर को निकालना क्या है, जरूरी है, जिसको आम भाषा में चोप बोलते हैं भाई। आगे चलेंगे, ऊपर गया हल्का सा और बस ध्यान दीजिए, ठीक है। डाब के कारण आम की खुशबू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुण के बल और व्यक्ति समाज में आदर पाने के हकदार बन जाता है। उसकी गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व में निखार ला देती है। ठीक है। कवि शास्त्री का प्रयोग के दृष्टि से यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत वाक्यगत वाच्य ध्वनि है। यह ध्वनि प्रयोजनवती लक्षण का आधार लेकर खड़ी होती है। इसमें वाचार्थ का सर्वथा त्याग रहता है और एक दूसरे ही अर्थ निकलता है। इन पंक्तियों के दूसरा विशेष अर्थ है कि जब तक पुरुष में दोष नहीं होता तब तक उसमें गरिमा नहीं आती। ये सिंपल सी बात है, आप इतना बड़ा ना याद करके आप थोड़ा भी समझ सकते हैं कि सर कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार आम में जब तक चुप नहीं आती, जब तक मंजर नहीं आती तब तक आम में सुगंध नहीं आता, ठीक उसी प्रकार पुरुष में भी जब तक कमियां नहीं दिखेगी, जब तक अवगुण नहीं आएगा तो गुण आने की संभावना नहीं है। गुण है तो अगुण है, अवगुण है तो गुण है, समझ गए। जब कुछ अगुण उसमें रहेगा, जब तक इंसान को चोट नहीं लगेगा वो सीखेगा कहाँ से, समझ गए। कभी यही कहना चाहता है। रक्त के नहीं का क्या अर्थ है, कल हमने बताया था, ये भी लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कर्वक पाठ से लिया गया है, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। हमने बताया था ना कि जिस प्रकार एक मिस्त्री सीमेंट को, बालू को, पानी को मिलाकर ईंटा को लेकर एक दीवार जोड़ जोड़ के बनाता है, एक महल बना देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मलिक मोहम्मद जायसी भी अपने पसीना से, अपने खून से, अपने मेहनत के साथ, एक सोच के, अपने मेहनत से, पसीनों के साथ साथ, रक्त के साथ साथ एक एक शब्दों को लिख कर ये कविताएं को तैयार करते हैं। बात समझ गए। तो मलिक मोहम्मद जैसे का नाम यही है कि आप कोई भी कार्य करो उसको सींच के करो, मेहनत से करो, लगन से करो, समझ गए। जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल दिया अभी मिस्त्री पे, यहाँ समझेंगे। कविवर जायसी कहते हैं कि कवि मोहम्मद ने, अर्थात मैंने यह काव्य इस प्रकार सुनाया। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसको प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस कथा को रक्त के रूपी लई के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया कि जगत में कदाचित मेरी यही निशानी शेष बची रह जाएगी। ठीक है। ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने काव्य क्यों लिखा, कहानियां क्यों लिखा, संगीत क्यों लिखा, ताकि लोग इसे बार बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में हमें याद करेंगे। इसलिए इनका विचार ही था यही। आगे ध्यान देंगे। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, ध्यान देंगे बाबू। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, मैं जोरी शब्द का प्रयोग कवि ने रचकर अर्थ में किया है, रचकर अर्थ में किया है। ध्यान देंगे बाबू, कौन सा अर्थ में किया है, रचकर अर्थ में किया है। अर्थात मैंने यह काव्य रचकर से सुनाया है, रचकर सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करना चाहते हैं कि मैंने रतन सेन, पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचित रही है। चलिए एक बार फिर से समझेंगे बच्चों कि कवि कहना चाहता है कि जोरी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, क्यों प्रयोग, इसका अर्थ क्या है। तो जोरी शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया, उन शब्दों के अर्थ के लिए प्रयोग किया गया जो पहले यहाँ थे और वो यहाँ पे कुछ करके गए, अच्छे कर्तव्य करके गए। जैसे पद्मावती के बात बोला जाए, पद्मावती हो गए, रतन सिंह राजा हो गए, वो सुआ जो बहुत विरासता था, ठीक है, अलाउद्दीन
के बारे में बताया गया। तो ये लोग थे, कुछ करके गए, अपने कर्तव्य को दिखा के गए, जो आज हम लोग उसको क्या करते हैं, याद करते हैं। उन लोगों के लिए ये जोड़ शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, जोरी सुनावा, जोरी सुनावा किसके बारे में सुना रहे हैं, जो कुछ करके गए हैं और आज उनका इतिहास हम लोग पढ़ के याद करते हैं। आगे चलो, दूसरे कड़वा का भाव सुंदर स्पष्ट करें। चलिए, दूसरे कड़वा का बाबू, दूसरे कड़वा का भाव सुंदर स्पष्ट करें। आप लोग खुद लिख सकते हैं कि दूसरे कड़वक में कवि इन तथ्य को उजागर किया है कि उसने रतन सेन, परमावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ को रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र क्या है, प्रचलित है। परंतु इस काव्य को जिसने भी सुना है उसको, उसी को प्रेम का प्रेरणा का अनुभव हुआ है। कवि ने इस कथा को रक्त रूपी लेय के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीत के आंसुओं से भिगाया है। कवि ने इस काव्य की रचना इसलिए किया क्योंकि जगत में उसकी यही निशानी से बसी रह जाएगी। बार बार वही बात रिपीट हो रही है। हर बात में ये बताया जा रहा है कवि ने क्यों रचना किया, तो अपनी यादगार के लिए, अपनी शेष बचे हुए बातों को याद करने के लिए। ठीक है, कवि ने बार बार वो चीज को लिख रहा है। आगे चलेंगे, व्याख्या करना किशन धानी स्वप्रजस कृति जासु फूल मरेना बासु। ये भी कल बताए थे बाबू कि प्रस्तुत पंक्तियां कड़वक काव्य खंड के कड़वक से लिया गया, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। कह रहा है कि धन्य व पुरुष जस कृति जस जासु, धन्य व पुरुष जो यहाँ पे कुछ अच्छे कर्तव्य कर दिए हैं, करके गए हैं। ठीक है, आज भी उनकी गुणगान हो रही है। जिस प्रकार एक फूल मुरझा जाता है और उसका सुगंध नहीं खत्म होता है, ठीक उसी प्रकार एक कीर्तवान व्यक्ति का गुण जीवन भर गाया जाता है और मरने के बाद भी गाया जाता है। जो यहाँ पर दिखाया गया कि प्रस्तुत पंक्तियां जैसी लिखित कड़वक द्वितीय भाग से उद्धृत की गई है, उपयुक्त पंक्तियां में कवि कहना है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर परिव्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर अवतरित होकर अपनी कृति का पताका सदा के लिए इस भवन में फहरा जाता है। उस सुगंध सदृश यशस्वी लोगों को भी कृतियां विनिष्ट नहीं होती, बल्कि युग युगांत उनकी लोक हितकारी भावनाएं जन जन के कंठ में विद्यमान रहती है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार पुष्प मुरझाने के बाद भी सुगंधित होती है, ठीक उसी प्रकार कीर्तवान व्यक्ति भी मरने के बाद भी उनका गुणगान होता रहता है। समझ गया? नेक्स्ट चलेगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव है। कड़वक के कवि कौन है बता दो। मलिक मोहम्मद जायसी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा मलिक मोहम्मद जायसी कौन से काव्य लिखे हैं, तो कड़वक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, कड़वक। आगे चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, 1492 में। आगे चलिए, याद करते जाइएगा फटाफट। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलिए। जायसी किस तरह के कवि हैं, सूफी कवि हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, अमेठी में। आगे चलिए, आगे देखेंगे बच्चों, जायसी के पिता का नाम क्या था, शेख अमृत। आगे चलेंगे, जायसी थे फकीर। बहुत सुंदर, आपको सब आंसर लगा दिया गया है, खाली आपको देखना है वीडियो बस। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं, प्रेम मार्गी शाखा से। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, अवधी। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, वीर रस। याद करते जाएंगे, सब एग्जाम पूछ रहे बच्चों, सब एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखेंगे, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा के किस प्रकार जोड़ा है, तो रक्त रूपी लय द्वारा। ठीक है, जायसी ने रतन सेन पद्मावती की कथा के किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं से। किसे बच्चों, अपने आंसुओं से। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, नेत्र दोष से।
जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र के भांति, समुद्र की भांति। इनमें से प्रेम के कवि कौन है? मौलिक मोहम्मद जायसी। आगे चलेंगे, एकदम इजी है बाबू, खाली बस ध्यान से सुनो। कड़वत कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। कड़वत लिखता कौन है? मौलिक मोहम्मद जायसी। आगे चलिए, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना बच्चों, ठीक है? जो भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की? दर्पण से। बहुत सुंदर, आगे चलिए। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेमार्गी शाखा के। हो चुका है कई बार। कौन सी कृतियां जायसी की नहीं है? तो मृगावती, मृगावती, पद्मावत है, अखरोट है, आखिरी कलाम है, ये नहीं है। आगे चलेंगे, कौन सी कृति जायसी की? हो गया वो पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। आगे चलिए, चलिए पद्मावत किसकी रचना? जायसी की। यानी कि 24 ऑब्जेक्टिव है आपके समाप्त हो गया। तो बच्चों आप लोग इस प्रश्न उत्तर को बढ़िया से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी सेट लगा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, जब लेंगे तब पढ़ाएंगे। तो ये 12 क्लास का कड़वक था, और कल संडे है, कल ऑनलाइन क्लास आएंगे 10th क्लास का मैथ लेकर और 12 क्लास का बायोलॉजी, ठीक है? कल का टाइमिंग होगी शाम को 4 बजे से ही, ठीक है? तो कल ऑनलाइन होगी, 4 बजे से क्लास चलेंगे। आप लोग कृपया ध्यान देंगे और कल सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है? आज के लिए बाबू जय हिंद, जय भारत।